हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी जो आप वीडियो देखेंगे दिस इज़ टेकन आउट फ्रॉम माई टारगेट 8777 प्रोग्राम, जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, 4 वीक कोर्स है फॉर स्टूडेंट्स प्लानिंग टू माइग्रेट टू कैनेडा, या वो बच्चे जो कनाडा में बैठे हैं और जिनकी रिक्वायरमेंट 8777 की है। हर महीने एक नया बैच स्टार्ट होता है। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 8528723949। और अगर आप बठिंडा के आसपास रह रहे हैं और एकेडमिक के स्टूडेंट हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा इंस्टीट्यूट हरदेव सर जाइल्स इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे इन पर्सन टीचिंग प्राप्त कर सकते हैं। विद दैट आई लीव यू विद द वीडियो। और अब आपकी अटेंशन चाहिए होगी क्योंकि हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बुरा एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको 7 मिल जाएंगे, अच्छा एग्जाम्पल लिखेंगे तो 8 या 9 के लायक आपको टास्क अचीवमेंट में माना जा सकता है। आज की क्लास जो है वो आपको बैंड 9 लेवल तक का एग्जाम्पल लिखना सिखाएगी, लेकिन इसके लिए आपको अटेंशन देनी पड़ेगी और ध्यान से मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं वो आपकी आंखों के सामने है। एग्जाम्पल कितने होने चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, जगह क्या होनी चाहिए, किस्म क्या होती है एग्जाम्पल की, किस भाषा में एग्जाम्पल को शुरू किया जाता है। 90% ऑफ द क्लास यहाँ पढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट 6th एस्पेक्ट, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखना जो फुली कवर करें। क्या है देखेंगे, एंड लास्ट में आप एग्जाम्पल्स देने की एबिलिटी को सुधार कैसे सकते हैं। सो बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स बिगिन। तो मैं पढ़ूंगा ये, इन ऑर्डर टू गेट अ बैंड 7 ऑन टास्क रिस्पॉन्स क्राइटेरिया ऐसे नीड्स टू हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल। उसमें कम से कम एक एग्जाम्पल होना चाहिए आपके ऐसे में, अगर आप एग्जामिनर से बैंड 7 चाहते हैं टास्क रिस्पॉन्स क्राइटेरिया में। लेकिन मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल डज नॉट मीन अ बेटर स्कोर। ऐसा नहीं है कि जिसने एक एग्जाम्पल लिखा उसके मुकाबले उसके मार्क्स ज़्यादा लगे जिसने 2 लिखे ना। 1 एग्जाम्पल कैन डू द जॉब। आप एक एग्जाम्पल अच्छा लिख के दिखा दें, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है बैंड 9 तक की। जब ध्यान देने वाली बात ये मैंने कल भी बताया था, अनसपोर्टेड साइड में अगर आपने एग्जाम्पल लिखा है तो सपोर्टेड में भी लिख दें, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि अनसपोर्टेड वजनदार ज़्यादा हो जाए। अगर आपने सिर्फ ही सपोर्टेड में लिखा है तो ठीक है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो दोनों अनसपोर्टेड और सपोर्टेड में एग्जाम्पल लिखें या अकेले सपोर्टेड साइड में एग्जाम्पल लिखें। अगर आप अनसपोर्टेड साइड में अकेला एग्जाम्पल लिख देते हैं, सपोर्टेड में नहीं, तो वो बुरी चीज़ है। ठीक। आई होप जिन बच्चों ने पहले दिन की क्लास मिस की थी आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। आई होप आपने वो क्लास की रिकॉर्डिंग अटेंड कर ली होगी और अब आपको ये समझ आ रहा होगा सपोर्टेड अनसपोर्टेड। अगली चीज़, एग्जाम्पल कितना लंबा होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे ये मानते हैं कि एग्जाम्पल एक सेंटेंस में आता है। ये ना तो सच है, और ये एक ऐसी धारणा है जो आपके स्कोर को हर्ट कर सकती है। क्यों? अब मान लीजिए आपके दिमाग में जो एग्जाम्पल आया वो एग्जाम्पल था ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसे एक सेंटेंस में अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपरली लिख नहीं पाएंगे। और अगर आपका एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल है, उसे लंबा खींचने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितने सेंटेंसेस में अपना एग्जाम्पल पेश करेंगे ये डिपेंड करता है खुद एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल जो होता है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, 1 सेंटेंस से लेके 3 सेंटेंस, कभी कभी 4 सेंटेंस भी। कैसे देखते हैं। इसके बाद जो स्क्रीन्स आ रही हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आप खुद पढ़ेंगे बाद में, कुछ मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। ये वाला जो स्क्रीन है ये दिखा रही है 1 सेंटेंस में एग्जाम्पल, आप बाद में से पढ़ लेंगे। ये स्क्रीन दिखा रही है 2 सेंटेंस में एग्जाम्पल, इसे भी आप पढ़ लेंगे। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा 3 सेंटेंस में एग्जाम्पल। इससे आपकी ये धारणा ज़रूर टूटेगी कि एग्जाम्पल कोई छोटी सी चीज़ है जो 1 सेंटेंस में आ जाती है। ये एक छोटी सी चीज़ हो सकती है 1 सेंटेंस में आने वाली, ये एक लंबी चीज़ हो सकती है 3 सेंटेंस में आने वाली। ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा जा रहा है। फर्स्टली, many marrying couples often create problems for themselves when they spend beyond their means on their marriage reception. अपने मैरिज के फंक्शन पे जब कोई कपल अपनी बजट से ज़्यादा खर्चा कर जाता है तो वो अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड, मेरे ही कुछ दोस्त चाइना में थे, बोरोड एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी। उन्होंने एक बहुत भारी मात्रा में मनी बोरो कर लिया टू पे फॉर अ वेरी लार्ज वेडिंग दे हेल्ड सेवरल ईयर्स अगो, जो उन्होंने कुछ साल पहले की। एक्टिंग इन सच अ प्रोडिगल वे, इस
खर्चीले ढंग से एक्ट करने का मतलब ये निकला दैट फॉर द 2 years फॉलोइंग देयर मैट्रिमनी, उनकी जो शादी थी उसके 2 साल बाद तक भी, दीज यंग पीपल हैड टू डेडिकेट एवरी लास्ट सेंट ऑफ देयर अर्निंग्स टू देयर डेट। वो अपने आखिरी पाई पाई तक जो पैसा कमा रहे थे वो उनके डेट चुकाने में जा रहा था। As this money could have been put towards building a better life for themselves, क्योंकि ये पैसा वो फ्यूचर लाइफ को बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते थे बजाय एक महंगी वेडिंग पे यूज़ करने के। इससे हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं उन लोगों के लिए जो एक्सट्रीम अमाउंट लगा देते हैं वेडिंग पे, पैसा ज़्यादा लगा देते हैं। दावा क्या किया गया कि ज़्यादा खर्चा करना शादी पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मेरे दोस्तों ने ऐसा ही किया। ऐसा करने के कारण वो कर्जा चुकाते रहे बहुत लंबा टाइम। ये पैसा कहीं अच्छी जगह भी लग सकता था जिनसे उन्हें फ्यूचर में फ़ायदा होता। ये एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक चला, हाफ सेंटेंस तक। हम ये कह सकते हैं कि 2.5 सेंटेंस का एग्जाम्पल था एटलीस्ट। तो इससे हमें आज पता लग जाना चाहिए कि जो एग्जाम्पल होता है हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि एक सेंटेंस में लिखना है। आपने बड़ी ईमानदारी से देखना है कि जो एग्जाम्पल आप लिखना चाह रहे हैं इसे कितनी जगह की ज़रूरत है और फिर उसे उतनी जगह देना। ज़्यादा लंबे एग्जाम्पल लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, ये भी ध्यान रखें। आगे चलते हैं। द राइट प्लेस फॉर एन एग्जाम्पल। पढ़ते हैं इसे इकट्ठे। जब मैं इसे पढ़ूंगा क्या आप पढ़ते पढ़ते ये गैस लगा सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या कमी है? ऑन द वन हैंड आई साइड विद दोज हु एग्री दैट सेकंड लैंग्वेजेस शुड बी टॉट एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं उन लोगों से एग्री करता हूँ जो कहते हैं दूसरी लैंग्वेज जितनी जल्दी सिखाई जाए उतना अच्छा, क्योंकि इट इज़ ईजी टू मोल्ड अ चाइल्ड्स ब्रेन एट अ यंग एज। बच्चे की जो दिमाग है उसे मोल्ड करना आसान होता है, यानी वो मिट्टी की तरह होता है। दिस स्किल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ये जो स्किल है लैंग्वेज की वो उन्हें सिखाई जा सकती है फन लर्निंग और इंटरैक्टिव तरीके में इन क्लास। फॉर एग्जाम्पल कि हमें साइंटिफिकली पता है कि बच्चे जो 3 से 10 साल के होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी सीख जाते हैं नेचुरली विदाउट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। उन्हें सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लिसिट होता है बोल के सिखाना। अगर उन्हें वो लैंग्वेज सुनने को मिल रही है तो भी सीख जाते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या गलती है? एक जवाब अभी तक आया है और ये सही जवाब भी है। दूसरा जवाब भी सही है, कहने का ये तरीका भी हो सकता है। तो जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे पढ़े ध्यान से सुने, आप शायद आपने ये चीज़ नहीं नोटिस की। देखिए दावा क्या कर रहे हैं वो दावा ये कर रहे हैं कि फन लर्निंग और इंटरैक्टिव तरीके से सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पे तो किसी फन लर्निंग का तरीका का एग्जाम्पल नहीं है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में ये कहा जाता कि फॉर एग्जाम्पल उन्हें टीवी पे स्क्रीन पे दिखा के करना चाहिए या उन्हें डांस एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखानी चाहिए, फिर तो ये एग्जाम्पल सही होता। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल ही गलत है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल उठ के यहाँ होना चाहिए। क्योंकि जब वो कहते हैं कि अर्ली एज में, वो यहाँ कह रहे हैं एज ऑफ 3 to 10, मोल्ड करना आसान है ब्रेन को, कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि बच्चे को सिखाने की ज़रूरत भी नहीं करती, उनका दिमाग पकड़ कर जाता है। ये फिर भी लग रहा है कि इस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक, तो आपके सभी के जवाब सही थे कि या तो इसकी पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए या इसमें कमी रह जाएगी कि ये सेकंड सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं है। सो हमें यहाँ से क्या पता लगता है? ऑब्वियसली हमें ये पता लगता है कि द राइट प्लेस टू हैव एन एग्जाम्पल इज, उसे उस सेंटेंस के बाद लिखें जिस चीज़ का वो एग्जाम्पल है। ये कोई नियम नहीं बना हुआ कि एग्जाम्पल जो है वो लास्ट सेंटेंस होगा। कई बच्चों को ये लगता है कि एग्जाम्पल लास्ट में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल मिडिल में आ सकता है, शुरू पहला सेंटेंस नहीं हो सकता एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा पिछले सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है, तो कुछ ना कुछ तो उससे पहले आएगा। पर दूसरे से लेके 5वें 6वें सेंटेंस तक कहीं भी हो सकता है। अब अगली चीज, किस्में एग्जाम्पल की 3 किस्में होती हैं जिसमें से 2 किस्में अच्छी रहती हैं, एक किस्म बुरी होती है।
बुरी किस्म को पहले देख लें। बुरी किस्म होती है ये वाली, सर्वे रिसर्च या स्टेटिस्टिकल एग्जांपल देना। उदाहरण के तौर पे, फॉर इंस्टेंस रीसेंट रिसर्च बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज शोज दैट 90% ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज डन बाय मेन। ये बुरा एग्जाम्पल है क्योंकि एग्जामिनर्स इन एग्जाम्पल्स को जेन्युइन नहीं मानते, स्पॉन्टेनियस नहीं मानते। कल को आपको कोई और ऐसे आ गया तो आपने लिख दिया फॉर इंस्टेंस रीसेंट रिसर्च बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड शोज दैट 30% ऑफ वट एवर इज वट एवर। ये जो आंकड़े वाले ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो रिसर्च का वेरवा देते हैं कि फलां चैनल ने या फलां यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, these are useless examples as far as IELTS is concerned. When the examiner wants an example, he wants the example to be genuine, to be spontaneous. ठीक, he doesn't want these kinds of ready-made examples. तो हम कोई भी आज के बाद सर्वे रिसर्च या स्टेटिस्टिकल एग्जाम्पल नहीं देंगे। हम एग्जाम्पल देना सीखेंगे कि अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो कैसे दिया जाता है। अच्छे एग्जाम्पल्स में दो तरह के एग्जाम्पल आते हैं, पब्लिक एग्जाम्पल जो सजेस्टेड रहता है, योर फर्स्ट प्रेफरेंस, और अगर ना मिले बाई चांस तो पर्सनल एग्जाम्पल, जिसे स्पेरिंगली यूज करें। अगर नहीं आ पा रहा पब्लिक एग्जाम्पल तो पर्सनल यूज कर लें। पब्लिक एग्जाम्पल का उदाहरण, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल इस चीज का आ रहा है कि कैसे पढ़ाई पे काम करने से सरकार क्राइम रेट घटा सकती है। अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ दिस इज बांग्लादेश। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बांग्लादेश है। अ कंट्री विच सॉ ट्रमेंडस डिक्लाइन, जिसने गिरावट देखी बहुत ज़्यादा क्राइम रेट में। कब? ओवर द डेकेड फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सोशल एजुकेशन सिस्टम। अगले 10 साल में, कब कब अगले 10 साल में, जब उन्होंने नया सोशल एजुकेशन सिस्टम लेके आए, यानी कि जिसमें सभी को पढ़ाने की कोशिश की गई। ये पब्लिक एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में पड़ा है। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में सभी को या तो पता होगा या वो अगर लैपटॉप पे सर्च मारेंगे तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब प्लीज़ ध्यान दें, आइल्स के अंदर एग्जाम्पल असली होने ज़रूरी नहीं है। ये मैंने टोटली अपनी तरफ से मन से गढ़ा हुआ है। मुझे नहीं पता 2007 में कुछ हुआ भी था बांग्लादेश में ऐसा कि नहीं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन का एग्जाम्पल है। अगर ये हुआ होगा तो ये लैपटॉप पे सर्च करने से मिल जाएगा। ठीक, कहने का भाव ये है कि ये मेरा अपना फैमिली का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन पर्सनल एग्जाम्पल देखें। हमेशा पर्सनल एग्जाम्पल इससे स्टार्ट होता है, टू साइट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल यहाँ पे इस चीज़ का दिया जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट्स बुरी नहीं होती हमेशा। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट हमें किसी नए प्रोडक्ट के बारे में बता देती हैं। टू साइट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बात करूं, आई रिसेंटली सॉ एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ म्यूचुअल्स फंड कंपनी। मैंने इसकी ऐड देखी एंड रियलाइज्ड, और मुझे ये रियलाइज हुआ दैट देयर इज़ अ बेटर वे टू इन्वेस्ट माई मनी, कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का मेरे पास ज़्यादा बढ़िया तरीका है देन सिंपली पुटिंग इट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। सिर्फ इसे फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया उसके मुकाबले। तो एडवर्टाइजमेंट ने मुझे बताया कि ये बेटर है। अच्छा, ज़्यादातर पर्सनल एग्जाम्पल्स को पब्लिकली भी लिखा जा सकता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आई को रिप्लेस कर दूँ और ये कह दूँ कि फॉर एग्जाम्पल many people find out about mutual funds company as a better investment than fixed deposit through advertisements। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड्स कंपनी के बारे में एफडी के मुकाबले कि ये अच्छा है, ये एडवर्टाइजमेंट से ही पता लगता है। तो ये पब्लिक एग्जाम्पल हो गया। जब हम कहते हैं कि किसी देश में ऐसा हुआ, किसी ने ऐसा किया, ये पब्लिक एग्जाम्पल है। जब मैं कहता हूँ मैंने किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये पर्सनल एग्जाम्पल है। ठीक, तो दोनों एग्जाम्पल्स आर इक्वली वैलिड। यस प्रियंका, दैट वुड बी पब्लिक एग्जाम्पल, अगर मैं इसे इस तरीके से कहूँगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये थे किसमें एग्जाम्पल की, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम्पल्स। तो जहाँ तक लैंग्वेज की बात आती है, मैं 3 ही तरीके सिखाता होता हूँ एग्जाम्पल देने के। सबसे पहला तरीका फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल वाला। तो आप बेसिकली फॉर एग्जाम्पल लिख के कॉमा डालते हैं और फिर अपना एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस बात का, अच्छा ध्यान से सुने, एग्जाम्पल किस चीज़ का, पढ़े मत इसे अभी। एग्जाम्पल इस चीज़ का है कि किसी भी वर्कर की जो तनख्वाह है वो प्रोडक्शन और सेल के आधार पे नहीं होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। प्रोडक्शन और सेल के आधार पे अगर आप तनख्वाह रखेंगे तो ये सही नहीं होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अ हेल स्टॉर्म कैन सिवियरली अफेक्ट क्रॉप यील्ड। क्रॉप की पैदावार एक ओले पड़ने से बहुत बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।
विदाउट इट्स वर्कर्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द डैमेजेस, और वो जो प्रोडक्शन का नुकसान हुआ है उसके लिए वर्कर थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप उनके अनुसार उनकी तनख्वाह नहीं काट सकते। पर ध्यान इस बात पे दें, फॉर एग्जाम्पल कॉमा अपनी बात, ये फॉर एग्जाम्पल आप दो तीन वर्ड छोड़ के भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, अ हेल स्टॉर्म फॉर एग्जाम्पल कैन सिवियरली अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स विदाउट इट्स वर्कर्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द डैमेजेस। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लिखा गया, कोई वर्ड नहीं चेंज किया गया, बस फॉर एग्जाम्पल को दो वर्ड छोड़ के लिख दिया। ये वैसे एग्जाम्पल का लिखने का जो ये तरीका होता है, इट लुक्स बेटर। क्यों? बेसिकली कोई भी लिंकिंग वर्ड जब आप यूज करते हैं ना, ये एक स्पीड बम्प की तरह होता है। जब आप एक सेंटेंस लिख चुके हैं और आप अगला सेंटेंस लिंकिंग वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक स्पीड बम्प की तरह होता है, तो फ्लो टूटता है हल्का सा। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस लिख चुके हैं और उसके बाद आप अगला सेंटेंस नॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं और बाद में इस लिंकिंग एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में स्मूथली आ गए, तो इससे पिछले सेंटेंस से इस सेंटेंस में स्मूथली आ गए। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर सकते हैं ऐसा, तो दो तीन वर्ड छोड़ के लिख दिया करें, सुंदर लगता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप तब यूज करते हैं जब आपने फुल सेंटेंस लिखना होता है, लेकिन कभी कभी आपने एग्जाम्पल में फुल सेंटेंस लिखना ही नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे, फास्ट फूड्स सच एज हैमबर्गर्स एंड पिज्जाज कैन हैव अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ। आपका एग्जाम्पल सारे का सारा नहीं है, आपने यहाँ पे एक माइक्रो एग्जाम्पल दिया। आप कहने वाले थे फास्ट फूड कैन हैव अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ, फिर आपके दिमाग में आया कि फास्ट फूड का एग्जाम्पल रखता जाऊं, तो आपने सच एज हैमबर्गर एंड पिज्जा कह दिया। क्या हैमबर्गर एक सेंटेंस है? इज इट अ फुल सेंटेंस? नहीं। क्या पिज्जा एक फुल सेंटेंस है? नहीं। क्या हैमबर्गर एंड पिज्जा एक सेंटेंस है? नहीं। क्योंकि सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, पूरी बात होती है। जब आपने सिर्फ किसी चीज का नाम मात्र का जिक्र करना है तो सच एज यूज करें, ठीक है। जब आप सिर्फ कोई लिस्ट गिना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सच एज कॉमा एग्जाम्पल रख दिया, गलत। या फास्ट फूड फॉर एग्जाम्पल हैमबर्गर एंड पिज्जा, गलत। फॉर एग्जाम्पल तब लिखना है जब उसके बाद आपने पूरा सेंटेंस लिखना है। सच एज तब यूज करना है जब सिर्फ आपने नाम जोड़ दें किसी चीज के। तो ये ध्यान में रख लें। इसे हम मिनी एग्जाम्पल कहते हैं। सिर्फ एक मिनी एग्जाम्पल लिखने से आप 7 की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते, ये भी ध्यान में कर लें। अगर आपने सारे ऐसे में कहीं एग्जाम्पल नहीं लिखा, बस ये एक मिनी एग्जाम्पल लिखा हुआ है किसी शब्द के साथ सच एज करके उसके किस्में दे दी, मान लीजिए आपने कहा है कि सीरियस क्राइम्स सच एज रेप एंड मर्डर, तो उससे 7 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। कम से कम एक फुल फ्लेज एग्जाम्पल ऐसे वाला आपको लिखना होता है। जो बच्चे आप में से अच्छा इंग्लिश का लेवल रखते हैं, ठीक है, अब आपको खुद ही पता होगा कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रीडिंग या लिसनिंग में लेट से 9 के आसपास स्कोर कर लेते हैं, आप 8 से 9 के बीच में रहते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यू आर एन एडवांस लेवल स्टूडेंट। जो लास्ट तरीका मैं सिखाऊंगा ये सिर्फ एडवांस लेवल स्टूडेंट्स के लिए, कोशिश सभी बच्चे कर सकते हैं समझने की। ये वाला तरीका जो होता है मैं हर बार सिखाता हूँ और मैं हर बार डिसअपॉइंट होता हूँ, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं फिर भी सिखाता रहता हूँ। डिसअपॉइंट मैं इसलिए होता हूँ क्योंकि बच्चे इसे समझते नहीं हैं, हर बार इसको करने में गलती करते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर इसके बाद आपने इसे यूज़ किया और मैंने आपकी गलती निकाल दी, तो या तो इसको छोड़ दें या सीख लें। सीखे बिना यूज़ मत करें, सिर्फ इसलिए ना यूज़ करें कि मैंने कह दिया एडवांस है तो हम यूज़ करेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका होता है एग्जाम्पल देने का। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर मत पढ़ें कुछ भी, हम कहते हैं टेक द एग्जाम्पल ऑफ डैश। डैश में कोई चीज है एन, फिर हम कहते हैं कि एन के साथ ये हुआ, दो सेंटेंस में एग्जाम्पल आता है। या हम कहते हैं टेक एन फॉर एग्जाम्पल, और फिर हम पहले नाम लेके फिर कहते हैं एन के साथ ये हुआ। ये एग्जाम्पल दो हिस्सों में लिखा जाता है। पहले हम सिर्फ नाम लिख देते हैं चीज का, फिर हम उसकी कहानी बताते हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल ये आ रहा है कि टूरिज्म कैसे इन्वायरमेंटल डैमेज करता है, ठीक, कैसे हिस्टोरिकल चीज़ों को डैमेज करता है। तो देखें, टेक ताजमहल फॉर एग्जाम्पल। ताजमहल का एग्जाम्पल ले लीजिए। द वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट रेफर किया जा रहा है। मॉन्यूमेंट्स वाइट मार्बल हैज ग्रेजुअली बीन पेलिंग, वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं टूरिस्ट। अब मैं आपको इसको बार बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा।
इसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या होती है? राम को एक बारी राम कह लिया, दूसरी बारी ही कह दिया। ताजमहल को पहली बार ताजमहल कह दिया, दूसरी बार उसको कह दिया मॉन्यूमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ। बांग्लादेश वाला एग्जाम्पल याद है? अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ दिस इज बांग्लादेश, कंट्री जिसने क्राइम रेट को घटाया नया सोशल एजुकेशन सिस्टम आने पे। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर उस तरीके से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहला सेंटेंस, टेक बांग्लादेश कॉमा फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा? द कंट्री। तो द के साथ रेफर कर दिया। बांग्लादेश क्या देश है? ताजमहल का था मॉन्यूमेंट है। द कंट्री सॉ ट्रमेंडस डिक्लाइन इन इट्स क्राइम रेट, बाकी सेम। क्या इसको भी लिखा जा सकता है ऐसे? बिल्कुल। किस चीज का एग्जाम्पल है? हेल स्टॉर्म का। नाम पहले लिख दें, बाकी कहानी बाद में बताएं। ध्यान से सुने, यहां कुछ नहीं पढ़ना है। टेक हेल स्टॉर्म कॉमा फॉर एग्जाम्पल, टेक हेल स्टॉर्म्स कॉमा फॉर एग्जाम्पल। हेल स्टॉर्म्स क्या है? ताजमहल मॉन्यूमेंट थी, बांग्लादेश देश था। हेलस्टॉर्म एक नेचुरल फिनोमिना है, कुदरती आप फिनोमिना। तो टेक हेलस्टॉर्म्स कॉमा फॉर एग्जांपल द नेचुरल फिनोमिना कैन सिवियरली इफेक्ट क्रॉप यील्ड वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इसको मैं कहता हूँ, ये तरीका होता है नेम स्टोरी वाला तरीका। चीज का नाम पहले ले दिया, उसकी कहानी बाद में बताई। एक लास्ट एग्जांपल इसका दे देता हूँ। मान लीजिए हम ये आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे क्राइम रेट नहीं घटता। आपको थोड़ी जान के हैरानी होगी, आप जो फेसबुक व्हाट्सएप पे चीज़ें पढ़ते रहते हैं वो एक्चुअली सच नहीं है। तो थोड़ा सा एजुकेटेड होकर उसे पड़तालना सीखें। मैं बहुत बच्चों के आज भी पढ़ रहा था, 2-3 बच्चों ने एग्जाम्पल दिए कि सऊदी अरब में क्राइम रेट बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। डेटा पढ़ें, आपको पता लग जाएगा। जिन देशों में डेथ पेनल्टी दी जाती है और जिन देशों में नहीं दी जाती, इनफैक्ट जिन देशों में नहीं दी जा रही उनका क्राइम रेट कम है। तो आई नो इट एल्यूड्स योर कॉमन सेंस, ये आपको आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, लेकिन असली डेथ पेनल्टी इज नॉट एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ रिफॉर्मिंग सोसाइटी। ना सिर्फ डेथ पेनल्टी, अदर जो जुड़े हुए क्रूअल मीडियम्स हैं जैसे कि डेथ पेनल्टी हो गया, टॉर्चर हो गया, पब्लिक एग्जीक्यूशन होगी, दे डोंट वर्क। तो मान लीजिए हम इसी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल चाइना विच एम्प्लॉयज डेथ पेनल्टी हैज सिमिलर क्राइम रेट टू इंडिया विच यूजेज इट वेरी स्पेरिंगली। तो चाइना जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और इंडिया जो बहुत कम यूज़ करता है, दोनों का क्राइम रेट सिमिलर सा है। लेकिन इसे अगर इस तरीके से लिखना हो जो मैंने आपको सिखाया, तो मैं क्या कहूँगा? टेक चाइना फॉर एग्जाम्पल, द कंट्रीज crime rate is very similar. The country employs death penalty a lot, but its crime rate is similar to India, which does not use capital punishment or which uses it sparingly. तो ये एडवांस तरीका, इसको मैं कहता हूँ नाम पहले लग दिया, रेफर करते हुए उसकी कहानी बता दी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने इसे समझ लिया ठीक है, पर पहले इसे लिखना मत शुरू करें। पहले नॉर्मली अपने एग्जाम्पल ऐसे लिखना शुरू करें, जब आप कंफर्टेबल हो गए तो ये एडवांस तरीके की तरफ आ जाएं। अच्छा, क्लियर है ये बात? आज एक बच्चे ने अपने ऐसे में ये भी लिखा हुआ था कि टॉर्चर करना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी नहीं एम्प्लॉय होनी चाहिए क्योंकि लोगों को टॉर्चर करो उससे वो सुधर जाएंगे। मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपको फॉरेनर एग्जामिनर आ गया वो इस चीज़ के मार्क्स काट सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके आइडियाज़ के मार्क्स ऐसे नहीं कटते, ठीक है। अब आप ऐसी कोई भी बात लिख सकते हैं जिससे एग्जामिनर ना एग्री करे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि बच्चों की जो परवरिश है वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास होनी चाहिए, ये प्री नर्सरी स्कूलों के पास नहीं। तो एग्जामिनर कहेगा ठीक है आपकी सोच है, आई कैन एग्री विद द आइडिया। बट कुछ आइडियाज़ ऐसे होंगे जिससे एग्जामिनर एग्री नहीं करेगा और वो आपके मार्क्स काट लेगा। जैसे सेंसिटिव आइडियाज़, आपने कोई रेसिस्ट बात कह दी, नस्लवादी बात कह दी, ठीक है, तो ऐसी कोई बात मत कहें। कोई रिलीजियसली एक्सट्रीम बात कह दी, वो मत कहें। रिलीजन के फेवर में भी मत कहें, अगेंस्ट भी मत कहें। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए गॉड का जिक्र किया तो एग्जामिनर उसे स्ट्रांग पॉइंट नहीं मानेगा। इसी तरह अगर आपने किसी रिलीजन को डिफेम करने वाला पॉइंट लिखा, एग्जामिनर उसे नहीं मानेगा। इसी कैटेगरी में टॉर्चर अगर आप कहेंगे तो ये बड़ी इनह्यूमेन चीज़ है जिसको कोई भी सिविल सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमारे फेसबुक पे चलने वाली चीज़ें होती है, जब हमें गुस्सा होता है तो हम कह देते हैं। बट
एक्सट्रीम पॉइंट से बचना है जब आपने लिखना है। एग्जामिनर्स आर वेरी टॉलरेंट, बट कुछ किस्म के पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली आपके मार्क्स कटवा देंगे, ध्यान रखें। प्रियंका, बिल्कुल एग्जाम्पल सच नहीं होना चाहिए। कोई कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आपका एग्जाम्पल सच हो। ठीक है, एग्जाम्पल मनगढ़ंत हो सकता है, बिलीवेबल होना चाहिए। बिलीवेबल, आप मतलब फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते कि सारा इंडिया देश फॉर एग्जांपल मार्स में जाके बस चुका है, तो ये दैट इज नॉट बिलीवेबल। मतलब ये आज की तारीख में ये बिलीव करना गलत है। सऊदी एग्जांपल मैं वैसे बता रहा था, लाइक ये तो हम आइल्स से अलग ही डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी चुभती है जब ये एग्जांपल यूज़ किया जाता है एज अ पर्सन। तो मुझे अगर फेसबुक चला रहा हूँ, मैं बहुत कम चलाता हूँ वैसे तो अगर कोई ऐसा कमेंट मिले, मैं नीचे ज़रूर कमेंट करता हूँ कि जनाब थोड़ा सा डेटा पढ़िए फिर कमेंट करिए। ये मतलब ऐसी बनी बनाई धारणाएं हैं कि सऊदी अरब का कोई क्राइम रेट कम है, वहाँ पे कम क्राइम होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरब फॉर एग्जांपल जैसे जो देश हैं, वहाँ पे क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता है, तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते वहाँ पे कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 5 साल पुरानी बात है। एक अमेरिकन औरत, अब मुझे याद नहीं यूएई था या सऊदी अरब था, वो वहाँ जाती है, वहाँ पे उसका रेप हो जाता है। वो कोर्ट में जाती है या पता नहीं थाने जाती है, जहाँ पे वो रिपोर्ट लिखाती है, और उल्टा वो देश उसी को मौत की सज़ा सुना देता है, क्योंकि एक औरत के लिए पराये मर्द के साथ संबंध स्थापित करना उनके लॉ में वो एक जुर्म है। तो इससे पहले कि वो रेपिस्ट को पकड़ते, उन्होंने उस औरत को सज़ा सुना दी कि आपने उसको, आप उस इंसान से, आपकी शादी नहीं हुई, तो ये कैसे हो गया, आप में ये संबंध कैसे हो गया। तो ये देश बहुत ही बुरे एग्जाम्पल्स हैं। जब भी हम कोई किसी समस्या के हल के तौर पे इन देशों को यूज़ करते हैं, तो हमें समझना चाहिए ये वो देश हैं जो 300-400 साल पीछे जी रहे हैं। ठीक, तो दीज आर नॉट रोल मॉडल्स, टू बी एग्जैक्ट, दीज आर ऑपरेसिव स्टेट्स, जिसको कभी भी आपको किसी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इन रियल लाइफ नहीं यूज़ करना चाहिए, आइल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मैंने कंफ्यूज नहीं कर दिया होगा आपको बीच में अपने पर्सनल व्यूज़ डाल के। शायद जब भी मैं कोई पर्सनल बात करता हूँ तो मुझे बता देना चाहिए कि ये नॉन आइल्स रिलेटेड है, क्योंकि क्लियरली मैंने आपको कंफ्यूज किया है यहाँ पे। ये हो जाता है, मैं, मेरी आदत है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तब भी मेरी आदत होती है, अगर कोई रेलेवेंट मुद्दा आ जाए तो मैं उस पर बात करने लग जाता हूँ। मुझे हैरानी तब होती है जब अगले दिन बच्चे ने ऐसे में लिखा होता है, फिर मुझे समझाना पड़ता है कि बेटा मैंने वैसे ही बात की थी, ये आइल्स से रिलेटेड नहीं था। चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं, और आज हम यहाँ पे अगर बैठे हैं एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो अब जो क्लास का हिस्सा आया है सबसे ज़्यादा इसके लिए बैठे हैं। ठीक, तो अब इससे पहले आपकी टेंशन लूज हो रही थी, नहीं हो रही थी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए। अब जो मैं आपको बात समझाऊंगा, आपके लिए हमेशा के लिए ये एग्जाम्पल्स की जो दिक्कत होती है, जो मुश्किल है, उसको हटा देगी। आई कैन ऑल्सो गारंटी यू, वैसे तो आपको ये क्लास अभी तक देख के पता ही लग गया होगा कि ऐसी क्लास ना तो आपने कोई यूट्यूब पे देखी है एग्जाम्पल्स की, ना कहीं पे ऐसी इस तरीके की कोई चीज़ पढ़ी है, लेकिन मैं बता दूंगा। अब अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपकी एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व हो जाएगी। दिस विल बी अनलाइक एनीथिंग यू अटेंडेड अर्लियर। तो ध्यान से सुने। The most important aspect of writing examples is writing relevant examples. Relevant example का क्या मतलब होता है? Relevant example वो example होता है जो previous statement को prove करे। अभी हमने बात की थी ना कि example की placement कहाँ होनी चाहिए, जिस चीज़ का वो example है उसके बाद। तो एक relevant example वो होता है जो previous statement को prove करने की कोशिश करता है और successfully prove कर पाता है। तो अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट्स फ़ायदेमंद हो सकती हैं क्योंकि ये हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दे जाती हैं, तो वो जो म्यूचुअल फंड्स वाला एग्जांपल था वो सही है, क्योंकि वो सक्सेसफुली प्रूव करता है कि कैसे एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं बेनिफिशियल हो सकती हैं। अच्छा, इस रेलेवेंट एग्जांपल्स लिखने के लिए आपको दो स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। एक तो होता है स्पेसिफाइंग, जिसको हम ये भी कह सकते हैं एग्जाम्पलीफाइंग, यानी एग्जाम्पल सोच पाना, और दूसरा बदल के लिख पाना, पैराफ्रेजिंग, भाषा को बदल के लिख पाना। ये दोनों चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस ढूंढती हैं, लेकिन इसे मैं अभी आपको बड़ा सिस्टमैटिकली करके दिखाऊंगा, और फिर आपको पता लगेगा कि एग्जाम्पल्स, बैंड 9 एग्जाम्पल लिखने का असली राज क्या होता है। पहले इसको पढ़ते हैं।
There are various reasons why it might be considered beneficial to allow people to be paid extremely high salaries. कई कारण हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये फायदेमंद है कि लोगों को बहुत हाई सैलरी मिले। वैसे तो पता नहीं किस हिस्से से आया, लेकिन अंदाज़ा ये लग रहा है डिबेट इस पे हो रही होगी कि कभी कभी किसी इंसान को बहुत हाई सैलरी पे रखा होता है, जैसे सीईओज वगैरह। क्या ये जायज़ है कि नहीं? ये लोग कह रहे हैं जायज़ है, फ़ायदेमंद है एक्सट्रीमली हाई सैलरीज पे लोगों को रखना। इफ़ कंपनीज ऑफर एक्सीलेंट पे पैकेजेस दे कैन अट्रैक्ट द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन देयर फील्ड्स टू वर्क फॉर देम। ऑब्वियस सी बात है ना? अगर किसी का पे पैकेज अच्छा है तो वो ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब मैंने एग्जाम्पल सोचना है, और अब देखें जादू। जो जादू है वो ये है, मैं एक एक वर्ड पे ध्यान देना शुरू करूंगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जाम्पल्स दैट फुली कवर। मेरा जो एग्जाम्पल है वो मेरी पिछली स्टेटमेंट की एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए। कैसे? अच्छा, कंपनीज एक्सीलेंट पे पैकेजेस कैन अट्रैक्ट मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन देयर फील्ड्स टू वर्क फॉर देम। क्या मेरे दिमाग में किसी एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल है जो बहुत अच्छा पे पैकेज देती है? हाँ, गूगल अच्छी सैलरी देती है। टैलेंटेड पीपल कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है? गूगल टेक कंपनी है तो कह सकते हैं अच्छे प्रोग्रामर्स को, हालांकि इट डज मच मोर देन दैट, बट कह लें अच्छे प्रोग्रामर्स को अट्रैक्ट करती है। मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम्पल लिख लूँगा, लेकिन अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा वो प्रॉब्लम है क्या। एक बारी मैं इसे आई गेस साइड पे कर दूँ, तीनों को उठा के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, if Google offers excellent pay packages, it attracts the most talented programmers to work for them। अब ये एग्जाम्पल जो है ये सही तो है, क्योंकि मैंने कंपनी का भी बहुत अच्छी चुनी, ठीक है, और मैंने टैलेंटेड पीपल का एग्जाम्पल भी अच्छा दिया कि टैलेंटेड प्रोग्रामर्स। लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि इस एग्जाम्पल की सबसे बड़ी कमी क्या है? बड़ी क्लियर दिख रही है। बिल्कुल सही जवाब। जो पहला जवाब आया वही सही है, और आई एम प्रिटी श्योर जो बाकी बच्चे हैं उनके मन में भी यही उठा होगा कि पैराफ्रेजिंग हुई नहीं है। इट लुक्स लाइक अ रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट। इसीलिए मैंने कहा कि दो चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल सोच के लिखना ज़रूरी है, लेकिन पैराफ्रेजिंग भी करें। अगर मैं दोनों चीज़ें कर लूँ तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे बन के आएगा। मैं बताना चाहूँगा, कंपनी गूगल रहेगी, टैलेंटेड पीपल प्रोग्रामर्स रहेंगे। ये स्पेसिफाई कर दिया, ये स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन बाकी चीज़ों को शब्द बदल के मैं लिख दूंगा, यानी ये कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा ये वर्ड। तो आप देखिए अब क्या एग्जाम्पल बनता है। बैंड 9 एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा हुआ। एक बारी दोबारा पढ़ लेते हैं। मैंने कलर मैचिंग भी की हुई है ताकि सब कुछ आपको क्लियरली दिखे। इफ कंपनीज ऑफर एक्सीलेंट पे पैकेजेस दे कैन अट्रैक्ट द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन देयर फील्ड्स टू वर्क फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल, टेक कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट are able to hire the best programmers in world owing to the high salaries that they are willing to offer। क्या मैंने मेरा एग्जांपल फुली कवर कर रहा है? बिल्कुल। कंपनीज गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, टैलेंटेड पीपल प्रोग्रामर्स, लेकिन बाकी चीज़ें भी मैंने कॉपी पेस्ट नहीं की। ऑफर एक्सीलेंट पे पैकेजेस, हाई सैलरीज देते हैं दैट दे आर विलिंग टू ऑफर, और अट्रैक्ट हायर कर पाते हैं, रख पाते हैं। दो चीज़ों के एग्जाम्पल देके और बाकी बची चीज़ को कॉपी पेस्ट ना करके, यानी पैराफ्रेज करके, मैंने एक बैंड 9 एग्जाम्पल लिख दिया। अगर आप इसे टूटे फूटे ढंग से भी कर लेते हैं ना, आप बैंड 7 का एग्जाम्पल लिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दो वर्ड रिपीट कर दिए, एग्जाम्पल अच्छा दे दिया। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये एग्जाम्पल भी लिख देंगे, ये भी बैंड 7 का हो गया, लेकिन ये बैंड 9 का हो गया। अच्छा, अब जो कुछ भी मैंने बताया एक बार भूल जाइए। जो सार है इस बात का वो ये है, अच्छे एग्जाम्पल लिखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पिछली स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना जिसका आप एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। फिर उससे खुद को सवाल ये करना कि मेरे पास किस चीज़ का एग्जाम्पल है। जिस एक या दो चीज़ का एग्जाम्पल आपके मन में जब आ गया, चाहे एक चीज़ का आ जाए,
तो आपके 7 बैंड पक्के हो गए, क्योंकि बस बाकी चीज़ों को बदल के लिख देना है। ग्रामर चेंज कर देंगे तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने ग्रामर ज़रूर चेंज किया। इनके केस में कंपनीज के बाद सैलरी की बात आ रही थी, यहाँ पे गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट के बीच में ये बातें आ रही है, सैलरी की बात एंड में आ रही है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे आप नोटिस करेंगे ग्रामेटिकली भी बदल दिया गया। लेकिन ये एग्जाम्पल इसे फुली कवर कर रहा है, यानी कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट हैज बीन एड्रेस्ड। अच्छा, पहली चीज, क्या आपको ये पता लग गया कि अच्छे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और उसको लिखने का प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि अगर पता लग गया तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ। आई होप आपको ये भी पता लग गया होगा जो एग्जाम्पल्स आप लिखते हैं वो क्यों इतने अच्छे नहीं होते। क्योंकि आपको लगता है भी कोई भी रैंडम चीज पिछले पिछले स्टेटमेंट में जो बात कही उससे जुड़ी हुई कोई भी रैंडम चीज आगे एग्जाम्पल में लिख देने से एग्जाम्पल बन जाता है। ऐसे नहीं बनता। यू एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस स्टेटमेंट। अच्छा, आई एम एज्यूमिंग समझ आ गई होगी आपको। ठीक। तो अब मैं आपको आपकी एक्सरसाइज देना चाहता हूँ और वो रही है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे बोल्ड भी किए हुए हैं, इकट्ठे पढ़ लेते हैं। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आर्थिक नज़रिए से देखा जाए, तो इमिग्रेशन के बड़े फायदे हैं। मैनी इमिग्रेंट्स हैव स्किल्स दैट आर नीडेड इन द कंट्री दे मूव टू। क्यों फायदे हैं? क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो होते हैं उनके पास वो स्किल्स होती हैं जो जिनकी ज़रूरत होती है उस देश को जिसमें वो जाते हैं। इमिग्रेंट्स स्किल नीडेड और कंट्री को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके दिखा दें एग्जाम्पल में। कम से कम एक चीज का एग्जाम्पल हो, बाकी चीजों को कम से कम पैराफ्रेज करके दिखाओ। लेट्स सी व्हाट यू कैन कम अप विद। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखें। ये हमारी क्लास का सेकंड लास्ट पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट बड़ा छोटा है, सो वी आर ऑन टाइम, नो हरीज। ओके, as soon as the first example comes in मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा और बाकी बच्चे फिर भी ध्यान से धीरे धीरे लिखते रहेंगे।
Okay, first example is in Canada, for example, is a country who always welcome professional people on various jobs, which indirectly proves beneficial for the Canadian economy. ठीक है, एग्जाम्पल बैंड 7 के लायक है। दो कमियां इसमें निकल सकती हैं। पहली गल बात, आपने बेनिफिशियल दिखा दिया, नीडेड नहीं दिखाया कि उनके पास कमी है। कमी दिखाते तो बेटर होता। और मुझे लगता है बड़ा ही आसान था वेरियस जॉब्स की जगह एक्चुअल जॉब्स मेंशन कर देना, जैसे कि नर्सेज और डॉक्टर्स। तो ये यहाँ पे सुधार की गुंजाइश थी, बट इट्स बैंड 7 फॉर श्योर। पिंकी, कैनेडा फॉर एग्जाम्पल गेनिंग मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स बाय द लेबर डूइंग बाय नॉन नेटिव्स। आई होप यू मीन मैनुअल वर्क। अगेन आपने भी ये कहा कि कनाडा को फ़ायदा हो रहा है, ठीक। और नॉन नेटिव्स कहने से इमिग्रेंट्स भी आ गए, तो मैं एग्री करता हूँ। तो ग्रामेटिकल इश्यूज हैं, बट एज एन एग्जांपल इट्स गुड आई गेस। नवजोत, फॉर एग्जांपल मोस्ट कंट्रीज लैक की वर्कफोर्स लाइक नर्सेज एंड डॉक्टर्स हु आर ऑलवेज इन डिमांड। देखते हैं। हाँ, आपने कहीं पे भी इमिग्रेशन की बात नहीं की। ये कमी हो सकती है नवजोत, पर मुझे लगता है फिर भी 7 के हिसाब से ठीक है। Gunrit, for example, number of people having Microsoft skills migrate to Japan as it requires such talented programmers. I hope you meant programming skills, not Microsoft skills. क्योंकि आप बाद में कह रहे हैं प्रोग्रामर्स माइक्रोसॉफ्ट स्किल वाले प्रोग्रामर नहीं होते, तो स्लाइट कंफ्यूजन। बट इट्स गुड क्योंकि आपने नीडेड को रिक्वायर कहा, एवरीथिंग इज मैचिंग, तो इसका मतलब बात समझ में आ गई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको अपना जवाब समझाऊं, आपके सभी के एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएं तो अच्छा होगा, तो आई कैन वेट। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिख पा रहे तो मुझे आपसे कोई मलाल नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना ही नहीं चाह रहे, आलसी हुए बैठे हैं, तो बुरी चीज़ है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। पार्टिसिपेट प्लीज़। Canada, for example, the country needed skilled workers such as doctors, professionals। आपने ये दिखा दिया कि कनाडा में इनकी कमी है। मे बी ये भी दिखा देते कि वहाँ पे जाते हैं नर्सेज और डॉक्टर्स, क्योंकि इमिग्रेंट इज इक्वल टू माइग्रेट। तो ये हल्की कमी हो सकती है। ग्रामेटिकल इश्यूज भी हैं यहाँ पे, वो अलग बात है। खैर, आज हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। अमनदीप, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री दैट रिक्वायर्स नंबर ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स टू वर्क इन देयर। आपने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनकी कमी होती है, तो थोड़ा सा हमें भी दिखा देते कि वहाँ पे वो लोकली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। बट जितने भी, चलो एग्जांपल आई एम हैप्पी, आपको बात समझ में आ गई है। फिर भी मैं आपको लिख के दिखाना चाहूँ अपनी तरफ से, तो एग्जांपल कुछ ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एवरी ईयर thousands of healthcare workers migrate from India to Canada, a country that does not produce enough doctors and nurses natively। ठीक, ये अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं? क्या मैंने इमिग्रेंट्स की बात की? बिल्कुल। जब मैं कहता हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर्स माइग्रेट करते हैं, और स्किल की बात भी इसमें आ गई, नीडेड। जब कनाडा खुद नहीं प्रोड्यूस करता इनफ, तो इससे नीडेड पता लग जाता है। कंट्री दे मूव टू इज कनाडा, तो सारी चीज़ फुली कवर हो रही है। आई गेस वुड बी कंसिडर्ड अ बैंड 9 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लास्ट आ गया है, प्रियंका। चाइना फॉर एग्जाम्पल डिमांडेड आईटी वर्कर्स एज इट्स अ गुड चांस फॉर माइग्रेंट्स विद दिस स्पेशलिटी। देखिए, इसे ऐसे पेश मत करेंगे, ये देखो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। उसे उसी टोन में पेश करें जिस टोन में बात है। आप रेदर ये कहें कि चाइना जो है शॉर्टेज फेस कर रहा था आईटी वर्कर्स की, एंड एज अ वे टू फुलफिल द डिमांड ऑफ सच वर्कर्स, इसने माइग्रेशन पॉलिसीज लीनियंट कर दी और लोग जा पाए, आईटी वर्कर्स जा पाए। तो थोड़ा ज़्यादा हम थोड़ा कह सकते हैं, बाज की निगाह से देख सकते हैं इसे। अब हम आते हैं क्लास के लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक, कि आप
आपको सब कुछ पता लग गया है, इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, हाउ टू गेट बेटर एट गिविंग एग्जाम्पल्स। देखो, एक तो दो ही चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि फ्रॉम नाउ ऑन, मैं क्लियरली लिख देता हूँ, अब से इसके बाद ट्राई राइटिंग एटलीस्ट वन एग्जाम्पल पर ऐसे। आज का ऐसे आप लिखेंगे, कोशिश करें एग्जाम्पल देने की। तो एक हैबिट डालें, एक तो ऑब्वियसली हैबिट डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उसके लिए फाइन ट्यून होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर ये तो बड़ी स्लो प्रोग्रेस है, क्योंकि जब आपने अगला ऐसे लिखना होगा आप तब सोच रहे होंगे। तो इस चीज़ को स्पीड अप किया जा सकता है इस चीज़ से। अगर मैंने आपको ये नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ कि रोज़ाना के 5 एसेज आपने रीड करने होते हैं कम से कम। वो आप बैंड 9 एग्जामिनर की बुक से रीड करें, आप उसे 200 एसे वाली बुक से रीड करें, या किसी और अच्छे सोर्स से रीड करें, वो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 एसेज रीड करने की आदत डालें। रोज़ाना का टाइम निकालें, अपना ट्रैवलिंग टाइम में भी यूज़ कर लें, कुछ भी। इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधरती हैं, क्योंकि बेसिकली और लुकिंग एट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ समवन्स हार्ड वर्क, तो उससे आपको भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन आप रीडिंग करते करते खास टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम्पल्स इंप्रूव होंगे। मान लीजिए ये पैराग्राफ है, ठीक है, आप इसे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, और फिर आप देखते हैं अचानक यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल। आपने इसके बाद इसे नहीं पढ़ना, रैदर आपने क्या करना है, यहाँ पे रुक जाना है, पिछली स्टेटमेंट को पढ़ना है और खुद को सवाल करना है कि अगर ये बात मैंने लिखी होती तो इसके बाद मैं क्या एग्जाम्पल देता। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे लिख तो नहीं पाएंगे, तो मन में सोचें बैठ के कि यहाँ पे मैं क्या एग्जाम्पल देता इस चीज़ का। और जब आपके दिमाग में एग्जाम्पल आ जाए और आपने मे भी थोड़ा सा बोल के देख लिया उसे, और अगर आप घर पे बैठे हैं तो शायद लिख के भी देख सकते हैं, उसके बाद पढ़ें कि राइटर ने क्या लिखा था। अगर आप मेरे द्वारा दी गई बुक्स पढ़ रहे हैं तो अच्छा एग्जाम्पल ही आएगा, और फिर उस एग्जाम्पल को पढ़ के एक तरह का आपको एक और नया आइडिया मिल जाता है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है एग्जाम्पल की। तो जब आप रोज़ाना 5 ऐसे पढ़ेंगे, मेरे मेरे हिसाब से कम आपको 4 एग्जाम्पल तो पढ़ने को मिलेंगे। और हर बार जब एग्जाम्पल आएगा तो आप रुकेंगे और आप मेंटली प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल की। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो एग्जाम्पल देने की आपकी एबिलिटी सुधर सकती है। अगर तीसरी चीज़ इसमें सिर्फ छोटी सी ऐड करूँ, वो ये है कि रिवाइज दिस क्लास। आपके पास ये स्लाइड्स रहेंगी सभी की सभी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यू डोंट हैव टू टेक एनी नोट्स एट ऑल ड्यूरिंग द होल कोर्स। जो कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पीडीएफ के तौर पे आपको फाइल्स ग्रुप में मिला करेगा, आप उसमें से रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करेंगे तो ब्रश अप हो जाएगी चीज़। एंड दिस कंक्लूड्स आवर essay class.